हेलो, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके लिए लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट बात ऐसे है कि जैसा ही आपने देखा आज मॉर्निंग टाइम में एसएसटी का पेपर था 10th क्लास के लिए। आशा करते हैं सभी के पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब कल यानी 30 जून को हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 17 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इसको और चेंज किया जाए तो माध्य, माध्यक और बहुलक, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूरे 6 अंकों के पूछे जाते हैं। पूरा 6 नंबर का प्रश्न है और ऐसा बोला जाए कि ये जो 6 नंबर है वो कमजोर विद्यार्थी के लिए लाना भी बहुत इजी है, और जो होशियार टैलेंटेड स्टूडेंट है उसके लिए भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि जो अच्छे नंबर लाना चाहता है, जो 100/100 लाना चाहता है, वो विद्यार्थी क्या करते हैं, अक्सर वही चैप्टर देखते हैं जिनमें उनके प्रॉब्लम्स आती है। उनको लगता है इसमें तो केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, और वहां जाकर करे वो फॉर्मूला अलग अप्लाई कर देते हैं, अलग मेथड लगा देते हैं। इसकी वजह से उनके नंबर यहाँ कटने की संभावना रहती है। और ऐसे विद्यार्थी जो ऐसा सोचते हैं कि मैं मैथ में थोड़ा कमजोर हूँ, ये है वो है, सारा ऐसा कुछ सोचते हैं, उनके लिए ये जो है एक बहुत ही अच्छी औषधि का काम करती है। तो देखिए जो 6 नंबर है, 6 नंबर इतने इजी लाने हैं। अगर आप इस वीडियो के दौरान पूरे बने रहते हैं तो ये 6 नंबर आप इस 1 घंटे के दौरान अपने कन्फर्म करने वाले हैं। तो एक सूचना आपके लिए और है। कौन सी सूचना है, सुनिएगा। ये देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है, ये पूरे कितने नंबर का है, 6 नंबर का। जैसे ही अपना ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ समय बाद 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे से हमारे पास आज एक वीडियो और आने वाला है। एक ही साथ दोनों वीडियो आने का कारण यह है, कल मॉर्निंग टाइम में हमारे पास में मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो मैथमेटिक्स के पेपर होने से पहले हमने बोला था कि आपका पूरा कोर्स हो जाएगा रिवीजन में। हमने 21 तारीख से 29 तारीख तक का बोला था कि आपका पूरा कंप्लीटली 100% रिवीजन होगा। तो उस रिवीजन के दौरान हमने कितने 16 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अब इस टाइम पे देखिए चैप्टर नंबर 17 होगा, और आगे जो और नाइट में होने वाला है ये देखिए चैप्टर नंबर 18 वह हमारा होगा। ये जो चैप्टर नंबर 17 है वो तो आप देख ही रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 18 जो है वो हमारे पास होने वाला है शाम को 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे। तो जैसे ही अपना ये चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो जाए तुरंत ही थोड़ी देर में रिलैक्स होकर के चैप्टर नंबर 18 के लिए तैयार हो जाएगा। 18 नंबर चैप्टर इतना काम का है कि इतना सा तो चैप्टर है, पूरे 11 प्रश्न है पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में ही 11 प्रश्न है, और 11 प्रश्नों में से हमें देखिए 4 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 4, यानी 1 + 3 = 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये तो इतना हो गया। इसी के साथ हम 18 नंबर चैप्टर के साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो हमारा रोड सेफ्टी है। क्या देखेंगे, रोड सेफ्टी। ये भी हमारा 4 नंबर का जो है वो हम यहाँ इसके साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज अपने इस वीडियो तथा आने वाला जो वीडियो है, इन दोनों वीडियो के दौरान हम कितने नंबर कवर करने वाले हैं। देखिए 4 + 4 8 और 6 ये वाले हो गए नंबर। देखिए कितने नंबर आ रहे हैं हम एक ही दिन में, यानी मात्र 2 वीडियो देखने से हमें इतने नंबर मिलेंगे। 6 और 4 10 और 14 नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको काम क्या करना है, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर ऐसा कोई प्रश्न किताब के अंदर दूसरा भी है उसको भी करने की प्रैक्टिस करें, आपके आंसर जरूर आएंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज के वीडियो में सब हम टोटल देखेंगे। देखिए कि समांतर माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए जो हमारे 3 तरीके हैं, कौन सा, एक तो औसत के तरीके से समांतर माध्य ज्ञात करो जब हमारे पास अलग अलग चर दिए गए हो। दूसरा, जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दी गई हो, एक्स की वैल्यू दी गई हो, तब हम जो माध्य है
एक्स बार की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जब उनका वर्ग अंतराल दिया गया तो क्या करते हैं, कल्पित माध्य से माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मतलब कुछ भी इस प्रश्नावली में से रखने वाले नहीं है, चाहे हमारा मीडियन हो, चाहे हमारा मोड हो, चाहे हमारा कोई भी चीज पूछी जाए, हम तीनों की तीनों चीजें देखने वाले हैं, मीन, मोड एंड मेडियन, माध्य, माध्यक और बहुलक। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनाए रहे। देखिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी 6 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब जो 6 नंबर है बहुत ही अच्छे से आने वाले हमारे। सबसे पहले जो पहले प्रकार का प्रश्न है, जब हमें चर दिए गए हो और माध्य ज्ञात करना, माध्य या ऐसा पूछा जा सकता है औसत ज्ञात करो, क्योंकि जब चर दिए गए हो, चरों का जो माध्य ज्ञात किया जाता है उसका तरीका सेम वही है जो औसत ज्ञात करने का। औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और इसमें क्या हो जाएगा, टोटल जो नंबर है ऊपर पदों का योग और नीचे पदों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास में 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 हमारे पास में दिया हुआ है कि अंकों का समांतर माध्य, अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो, अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा आज का प्रश्न है। जो हमारे पास इस चैप्टर में से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 2 पॉइंट दिए जाते हैं, तो इस 6 नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है, दोनों को मिला करके, यानी एक प्रश्न नहीं पूछा जाता 6 नंबर के, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों को मिला करके 6 नंबर दिए जाते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न इसमें से जो बनता है वह 3 नंबर के लिए आराम से पूछा जा सकता है। तो देखिए बात शुरुआत करेंगे। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए समांतर माध्य जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समांतर माध्य, हमारे पास में फॉर्मूला लिख देते हैं कि समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ऊपर तो आएगा पदों का योग, ऊपर क्या आने वाला है कि पदों का योगफल, ये मैंने लिख दिया, ऊपर तो आएगा पदों का योगफल और अपॉन में आ जाएगी पदों की संख्या, या फिर आप ऐसा लिख दो, ऊपर लिख दो राशियों का योगफल और नीचे लिख दो राशियों की संख्या। इस प्रकार से हमारे पास माध्य जो है उसका फॉर्मूला बन गया। अब सोचिए हमारे पास में माध्य x बार की वैल्यू 4 दी गई है, हमारे पास में माध्य x बार की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। पदों का योगफल करेंगे, ऊपर देखिए हमारे पास में ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये x है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1। अब सोचो ये कितने अंक है, इनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर कितने हैं, 8। अब देखिए ये जो प्रश्न है, अब क्या करेंगे, इसमें मैं ऊपर वाले सबको जोड़ लेता हूं और इनको वज्र गुणा कर देता हूं। जैसे इनका वज्र गुणा कर दिया जाएगा 8 गुणा 4, ये हमारे पास हो जाएगा 32, हमारे पास में कितना हो जाएगा 32। अब इन सब को जोड़ लेते हैं, 3 और 4 मिलके 7 हो जाएंगे, 7 और 8 15 हो जाएंगे, 15 और 5 20 हो जाएंगे, 20 और ये 5 25 हो गए, 26 हो गए हमारे पास। 26 प्लस का x बराबर 32। पक्षांतरण करने पर यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पक्षांतरण करने वाले हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हमारे पास में यहाँ से ओनली x बराबर ऐसा आएगा कि 32 माइनस 26। जब 32 में से 26 घटाया जाएगा तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वह होगा आंसर बराबर 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इसी प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसे दे दिया जाएगा कि 3 4 8 5, इस x की जगह डायरेक्ट 6 दे दिया जाए तो 3 4 8 5 6 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करो या
माध्य ज्ञात करो। यानी x बार की वैल्यू पूछी जाएगी, तब इन सब को जोड़ेंगे और डायरेक्ट 8 का भाग लगा देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा और ये मान कुछ भी जो भी मान हमारे पास सही है, हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी 4। इन सब का योगफल हम करेंगे तो हमारे पास 26 तो पहले से हो रहे थे, अगर इसकी जगह 6 होंगे तो 26 और 6 32 हो जाएंगे। 32 में 8 का भाग 4 बार जाएगा, पूरा पूरा मान आ जाए। कोई भी नंबर दिया जा सकता है, कंपलसरी नहीं, यही आपके पास क्वेश्चन में दिया गया हो। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है कि एक बार आपके लिए क्वेश्चन बोल देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक विद्यालय में काम करने वाले या किसी कंपनी में काम करने वाले 5 कर्मचारी हैं। टोटल कितने कर्मचारी है? 5 कर्मचारी है और पांचों का औसत मासिक वेतन, तो यहां देखिए मैं साथ साथ कुछ लिख रहा हूं आंसर के अंदर जो जो यूजफुल होगा वे वाला। 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, तो उनको टोटल लगभग कितना, मासिक वेतन, उनको कितनी सैलरी मिलती है वह हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम लिख देते हैं, उसके लिए पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। उनको 3000 रुपये औसत मिलते हैं। औसत का मतलब लगभग 3000 रुपये के आसपास, किसी का थोड़ा कम होगा किसी का ज्यादा होगा, परंतु उनका जो एवरेज है वह उनको 3000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर औसत 3000 है, एक व्यक्ति को 3000 मिलते हैं, 2 को कितने मिलेंगे 6000, 3 को कितने मिलेंगे 9000, 4 को 12000, तो ये टोटल जो है 5 कर्मचारियों का वेतन है। तो यहां मैं देखिए लिख देता हूं कुछ इस प्रकार से कि जो हमारे पास 5 कर्मचारी है, जो कंपनी में काम करने वाले या किसी स्कूल में किसी भी संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी है, 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन। अब देखिए इनमें से किसी को चाहे 2500 मिलते हैं, किसी को 4000 मिलते हैं, वो बाद की बात है। कुल मासिक वेतन जो है वह कितना होगा, वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि इनका जो औसत है, जो इनका एवरेज है, उसको टोटल से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वह जो पेमेंट आता है 15,000 रुपये, वह 15,000 रुपये जो है वो कंपनी के द्वारा उन पांचों को मंथली गिवन यानी दिया जाता है। अब सोचिए, मैं यहाँ इसको ऐसा भी कह सकता था, औसत मासिक वेतन यानी जो राशियां हैं उनका औसत जब निकाला जाता है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत हमें दिया हुआ है देखिए 3000 बराबर, ऊपर आएगा राशियों का योग, यानी राशियों का योग मतलब कुल वेतन, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 5 कर्मचारियों का कुल वेतन। ये कैसा, कौन से वेतन की बात हो रही है, पांचों के कुल वेतन की बात हो रही है। बट्टे में मेरे पास आएगी उनकी संख्या, कितने संख्या है 5, 5 यहाँ भाग में इधर आएगा तो 5 को 3000 से गुणा करेंगे। इस प्रकार मैंने लिख दिया कि उनको 15,000 कितने रुपए, 15,000 15,000 रुपये उनको मंथली दिया जाता है। अब क्या हुआ साहब, अब कुछ ऐसा हुआ कि आगे प्रश्न लिखा है, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी एक कर्मचारी उनमें से जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है। तो लिख देते हैं यहां पर, देखिए एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर, अब बताओ अगर एक कर्मचारी उनमें से रिटायरमेंट ले लेता है तो अब हमारे पास में यानी उस कंपनी के अंदर कितने कर्मचारी बच गए, हमारे पास में यानी उस कंपनी में 4 कर्मचारी बचेंगे, क्योंकि एक तो वो चला गया। अब हमारे पास में देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, जाने पर 4 कर्मचारियों, या लिखो शेष बचे 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन।
अब उसके जाने के बाद उन्होंने सबने बैठ करके हिसाब लगाया कि अब वह टोटल कंपनी से मंथली कितना पेमेंट उठा रहे हैं। तो उनको देखा गया तो वह 3,200 रुपये मंथली लेने वाले हैं। 3,200 रुपये उनका औसत मासिक वेतन आया है। ठीक है, एवरेज मंथली सैलरी आ गई उनकी, किसकी? 4 जनों की। अब ये बताओ 4 जनों की मासिक सैलरी हमारे पास औसत में आ गई। तो अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, कौन से वेतन की बात हो रही है? टोटल जो हमारे पास में सैलरी है मंथली उसकी बात हो रही है। कुल मासिक वेतन हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 3200 यानी 3,200। 2 जीरो तो हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो उनको भी लगा देते हैं। अब 32 का 4 गुणा 32 और 32 मिलकर के 64 होते हैं। 64 और 64 128 हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 128 यानी 12,800 रुपये वह अब भी लेते हैं। शुरुआत में वे 5 जने थे, 5 जने टोटल मिलाकर के उनकी जब औसत सैलरी की बात की गई तब उनको 3,000 रुपये मिलते थे। तब किसी ने बैठ के हिसाब किया कि उनकी टोटल कितने रुपए मिलते हैं, तब उनको मिलते थे 15,000 रुपये एक महीने के, उन सबको मिला करके। उसके बाद में एक कर्मचारी जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट लेने के बाद में उनका औसत वेतन जो 3,200 रुपये है और कुल वेतन उनके पास 12,800 रुपये मंथली सैलरी है उन सब की मिला करके। अब मुझे क्या पूछा है कि रिटायरमेंट लेने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का वेतन कितना था। तो यहां मैं लिख देता हूं कि इसलिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का वेतन, ये वेतन कब का है? जब वे रिटायरमेंट ले रहा होता है उन दिनों का ये वेतन है। तो ये वेतन देखिए यहाँ इनके दौरान जो अंतर आया है, पहले उनको 15,000 रुपये मिला करते थे, उसके जाने के बाद उसको 12,800 रुपये मिलने लगे। तो यहीं से तो निकाला जाएगा कि ये इनका जो अंतर है वो अंतर क्यों आया इसके जाने के बाद में। तो इसके जाने का अंतर जो है वह इतना आया कि 15,000 रुपये से वो चेंज होकर के 12,800 रुपये तक हो गया। और जब इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाता है तो हमारे पास में कितने रुपए बच जाते हैं? 2,200 रुपये, यानी 2,200 रुपये हमारे पास में रिमाइंडर बच गए। तो यह वाला पेमेंट जो है उस कर्मचारी को मिलता था। यह प्रश्न आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी प्रश्न को और भाषा चेंज करके किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। छोटा सा एक इसी जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तरीका सेम यही रहेगा। मैं आपके लिए एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं। देखिए यहां पर किसी एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, किसकी संख्या की बात हो रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की संख्या। ये मैं मान लेता हूं कि विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास में 20 है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20। उनका औसत भार हमें दिया हुआ है, ये मान लो भार है उनके पास 40 किलो। वह सभी विद्यार्थी औसत भार कितना लेकर के बैठे हैं? 40 किलो। या थोड़ा उसका कम कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कर लो, कोई अट्टा कट्टा है तो उसके लिए ज्यादा कर लो। अब सोचो एक विद्यार्थियों की कक्षा है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है टोटल। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनकर के आएगा, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। एक अन्य विद्यार्थी के एडमिशन ले लेने से, यानी एक विद्यार्थी और जो है वो यहाँ आ जाता है, या फिर ऐसा बोलो कोई एक अध्यापक के आ जाने से, किसी प्रिंसिपल के आ जाने से, यानी कोई भी एक अंदर आता है, उसकी एक्टिविटी हो रही है। अगर उसकी एक्टिविटी हो रही, इसमें तो देखिए जा रहा था, तो जब जाता है तब हमने देख लिया किस प्रकार से प्रश्न हल किया जाता है। अब मैं ऐसा कहता हूं किसी एक विद्यार्थी के और आ जाने से
एक विद्यार्थी के और आ जाने से, यानी विद्यार्थी अब कितने हो गए, +1, जितने थे उनमें हो गए +1। अब हमारे पास में जो नया औसत भार है, नया औसत भार, वह अब मिलकर के 33 किलो हो गया। जरूरी थोड़ी ज्यादा ही हो, कम भी तो हो सकता है, क्योंकि पहले इसका 3000 था, उसके जाने के बाद में 3200 हो गया था, उसका कोई मायने नहीं रखता। हमारा प्रश्न है, एक 20 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी के और आ जाने से नया जो भार है, नया औसत भार है, वह 33 किलोग्राम हो जाता है। तो आने वाले विद्यार्थी का भार बताइए। ये आपके लिए प्रश्न है, कितने किलोग्राम होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर बताएं। देखते हैं इसका पहले जो आंसर है वह कौन बताता है। तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब हमारे पास में जो बारंबारता सारणी दी गई हो, उस बारंबारता सारणी के अनुसार हम माध्य किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से उसके मीन की वैल्यू निकाली जाती है। अभी देखिए, हमारा जो प्रश्न है आज का ये वाला, देखिए इस प्रकार से है कि यदि निम्न बारंबारता बंटन, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो, माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात करो। P का मान ज्ञात करना। देखिए कहां पर P दिया हुआ है, किस प्रकार से हमारे पास में एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है, सारी बात हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। तो यहां हमारे पास में जो बारंबारता बंटन है उसमें x और f लिखा गया है। उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का भार, विद्यार्थियों की उम्र, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, स्कूलों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या, यहाँ पर कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो हमारे पास में यहाँ जो है वो इस प्रकार से लिखा गया है, जैसे देखिए 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, 11 है और ये वाला 13 है। यहाँ तक हमें दिए गए। उसके बाद में इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस प्रकार से दी हुई है, 6, 8, 15, P 8 और 4। ये वाला प्रश्न है। अब देखिए, जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो और हमें माध्य पूछा जाए, पहले सोचो अगर ये P ना होता और किसी के कोई नंबर हो जाता, जैसे ये वाला कोई भी नंबर हो सकता, कंपल्सरी नहीं, ठीक है। मैंने अगर ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया गया था, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात करो, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट यही होता है, x इज इक्वल टू या x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, या कहीं जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मतलब चीज सेम ही है, पूरी काम सेम, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f ही है। हमें केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहां सिग्मा का मतलब होता है योगफल। किसका योगफल? fx का योगफल। जब fx को इंटू करके सबका जोड़ कर लिया जाता है वह होता है सिग्मा fx, यह सिग्मा f। देखिए पूरा पूरा हम इसमें अच्छी प्रकार से समझेंगे। इसमें हमारे पास में यहां दिया गया है p। जब P दिया गया हो, तरीका सेम रहेगा, किस प्रकार से वैल्यू निकाली जाती है बात करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे टेबल जो है वो पूरी बनानी पड़ेगी कंप्लीटली। मेरे पास में यहाँ ये जो है x की वैल्यू दी गई है, जो x की वैल्यू है वह x की वैल्यू किस प्रकार से हमारे पास गिवन है, सारी बात हम करने वाले हैं। ये अक्स है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, यहाँ तक हमारे पास में दिया हुआ है। देखिए उसके बाद में हमारे पास में यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वह कुछ किस प्रकार से दी हुई है, 6 है, 8 है, 15 है, ये P है 8 और 4। इतनी हमारे पास में सारणी जो है वो दी गई है प्रश्न में।
इतनी सारणी हमारे पास जो प्रश्न है उसमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कंप्लीट टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है उस पे बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो टेबल है उससे पहले हमें ये पता होना है कि ये वाला हमें फॉर्मूला जो है यूज में लेना है। दोनों में से कोई सा भी हो जाए, मैं यही वाला काम लिया करता हूँ। मुझे चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो उससे पहले मुझे चाहिए होगा जो एक कॉलम है वह आना चाहिए एफ इंटू एक्स। अब एफ को एक्स से गुणा करते हैं, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 हमारे पास हो जाएंगे 18, 5 गुणा 8 ये हमारे पास हो जाएगा 40, हमारे पास 15 गुणा 7, 15 गुणा 7 होता है 105, 9 गुणा पी ये मैंने लिख दिया 9 पी, 11 इंटू 8, 11 इंटू 8 होता है 88, 13 गुणा 4, 13 गुणा 4 होता है 52, यानी 13 गुणा 2 26, 26 और 26 हो जाएंगे 52। ये हमने लिख दिया। इतना लिखने के ठीक बाद अब हम क्या करेंगे, हमें योगफल करना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। यहाँ लिखा जाता है योग या लिख दो टोटल। यहाँ जो वैल्यू आएगी वह आएगी सिग्मा एफ की, यहाँ जो वैल्यू आएगी वह आएगी सिग्मा एफ एक्स की। देखिए दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के दौरान हमारे पास वैल्यू देखिए, इसको साथ में मत जोड़ना, जो हमारे पास 9p दिया हुआ है इसको मत जोड़ना, क्योंकि ये p के रूप में है। ये जो 9p है वो 9p का 9p ही रहने वाला है, बाकी को जोड़ लेते हैं। जैसे कि हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए ये कितना है, हमारे पास 52। जब 52 में 88 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 140, 2 वर्ड इतने जुड़ गए। 140 के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वाला 105 जोड़ देता हूँ, 245 हो जाएंगे, 245 हो गए। 245 में मैं 40 जोड़ता हूं तो मेरे पास में 285 हो जाएंगे, 285 हो गए। 285 में 18 मुझे और जोड़ना है। जैसे अब देखिए 85, 5 और 8 हमारे पास 13 हो गए, बच गया 1, 10 का 0 और 1 बच गया 3 का। अब यहां मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो योगफल आया वह कुछ इस प्रकार का आया है कि 303 प्लस 9p। यह जो हमारे पास में योग आया है वह योग किसका है, हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स का। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ यानी इस सब को जोड़ना है तो जोड़ते हैं। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 8 और 4 12, ये 8 और ये 4 कितने हो गए 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 5 35, 35 और 6 हो जाएंगे 41 प्लस ये वाला p। इसमें भी p को मैंने अलग रखा है। अब इस सारणी के बनने के ठीक बाद हम नीचे क्या क्या लिखने वाले हैं सब पे बात करेंगे। प्रत्येक चीज हमें लिख करके आनी है, तभी हमें पूरे अंक मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे कि समांतर माध्य, या फिर आप इसकी जगह माध्य लिख सकते हो। ये हमारा माध्य जो है, माध्य का फॉर्मूला ऐसा होता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो हमारे पास में दिया है समांतर माध्य यानी 7.5, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 7.5, ठीक है, बराबर में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अभी मैंने जोड़ा है और उनको इस प्रकार से वैल्यू आई कि 303 प्लस का 9p बट्टे में सिग्मा एफ ये मेरे पास में रहा 41 प्लस का p। वज्र गुणा करने पर या ऐसा कह दो पक्षांतरण करने पर, कुछ भी कहो, मुझे इनका तिरछा गुणा करना है। वज्र गुणा कर देता हूं मैं। जैसे इनका वज्र गुणा किया जाएगा तो मुझे क्या करना है, 41 को 75 यानी 7.5 से गुणा करना है। मैं इसे गुणा कर देता हूं, देखिए पॉइंट बाद में लगा देंगे हम। 5 गुणा 1 ये 5, 5 गुणा 4 20, 20 और 7 27, 27 का 7, हमारे पास बच गए 2। अब हमें क्या करना है, 7 गुणा 4 28, 28 और 2 कितने होते हैं, 28 और 2, 28 और 2 हमारे पास में होते हैं पूरे पूरे 30। ये हमारे पास आ गया 307 पॉइंट हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लगाया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 307.5। अब 41 का इससे गुणा हो गया। अब p का 7.5 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7.5 p बराबर, और आगे क्या क्या लिखा हुआ है 103, एक तो 303 लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ है 9p। अब क्या करेंगे, मैं p वाली जो वैल्यू है उसको एक तरफा कर लेता हूं, बाकी जो संख्यात्मक मान है उसको एक तरफ कर लेते हैं।
मेरे पास में यहाँ देखिए 307 लिखा हुआ है। 307.5 में से मुझे घटाना पड़ेगा 303। ये वाला प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर में मेरे पास पहले से ऑलरेडी 9p लिखा हुआ है। 9p में से ये वाला जो 7p है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7.5p। अब 7.5 9 में से घटाने पर मेरे पास बचेगा 1.5p बराबर। यहाँ देखिए 307 और 303, चलो 300 से 300 चले जाएंगे। 7.5 में से मुझे 4 घटाना है, मेरे पास में बचेंगे 3 घटाना है, मेरे पास में 4.5 बचेगा। अब वज्र, ये इसका वज्र गुणा कर दो या भाग लगाने पर, पक्षांतरण करने पर, ये हमारे पास में 1.5 यहाँ गुणा में आगे जाएगा, भाग में चला जाएगा। और जब 4.5 में 1.5 का भाग लगाया जाता है तो भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है? 3 बार। इस प्रकार इस प्रश्न में हमारे पास में p की वैल्यू हो गई। तो आज का ये प्रश्न आपको किस प्रकार का लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये पूरा वीडियो आपको जरूर पूरा देखना है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आज की इस वीडियो में आप पूरे 6 नंबर लेकर के जाने वाले हैं। तो हम इससे भी आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे और आगे वाला जो प्रश्न है हम देखते हैं जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तब उसको कैसे हल किया जाता है। तो देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। आगे वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास प्रश्न में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिएगा। बात करते हैं प्रश्न की आगे वाले जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया हो। प्रश्न ऐसा ही लिखा आएगा कि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। क्या लिखा जाएगा? दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो, मीन ज्ञात करो। तो हम आगे वाले प्रश्न में मीन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं बात करेंगे। देखिएगा, हमारे पास में माध्य ज्ञात करना है और टेबल कुछ इस प्रकार से दी हुई है। यहां ऊपर लिखा हुआ है भार। भार जो है वह है किलोग्राम में। किसमें दिया गया है? किलोग्राम में। और उसके बाद में हमारे पास में जो भार है उसके लिए इस प्रकार से लिखा गया है कि 40 से 50 वाले यहाँ पर है, उसके बाद में 50 से 60 वाले, 60 के बाद में आ जाएंगे 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, और 80 से जहाँ तक हमारे पास लिखा हुआ है 80 से 90 तक आ जाएगा, और लास्ट में 90 से आके 100 अचीव कर लेगा। हमने देखिए अंतराल लिखा है, ये तो सारा प्रश्न लिखा है, ये कहाँ से है वो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास में जो भी है वो प्रश्न में दिया जाता है। सेकंड जो कॉलम है उसमें प्रश्न में क्या लिखा है? उसमें लिखा है छात्रों की संख्या। क्या लिखा है? छात्रों की संख्या, जिसको हम फ्रीक्वेंसी यानी उसकी बारंबारता से दर्शा सकते हैं। तो ये हमारे पास f की वैल्यू हो जाएगी, और f की वैल्यू हमारे पास 10, 25, 28 और आगे हमारे पास 12, 10 और 15। ये हमारा ये वाला प्रश्न गिवन है। हमें इसका माध्य पूछा है, इतना सा प्रश्न गिवन है। तो देखिए, जब हमारे पास में प्रश्न दिया गया हो कि वर्ग अंतराल दिया है, छात्रों की संख्या दी गई है, तब हमें माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। और अभी मैंने बताया आपको पूरा फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य बराबर क्या होता है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। उससे पहले हमें माध्य मान यानी इसमें x की वैल्यू तो दी हुई है ही नहीं, उस x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वह जो x की वैल्यू है उसको कहते हैं माध्य मान। वह माध्य मान किस प्रकार से निकाला जाएगा? x का मान x है ना कि x बार। ये x की वैल्यू अलग अलग चर दिए हुए हैं और ये वाला होता है x बार। तो देखिए x यानी माध्य मान जो है वो ऐसे निकाला जाएगा, जो हमारे पास में दिया हुआ है वर्ग अंतराल उन दोनों को जोड़ो। जैसे कि मेरे पास में 40 प्लस 50 और आधा कर दो, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन दोनों को जोड़ 90 हुआ, 90 का आधा हमारे पास 45 हुआ। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट कह दो कि 50 और 40 दोनों के बीच में कौन आता है? 45।
इन दोनों के बीच में कौन आता है, ये आता है 55। इन दोनों के बीच में कौन आता है 65। इन दोनों के बीच में आता है 75। इन दोनों के बीच में 85। इन दोनों के बीच में 95। अगर ऐसी कोई संख्या दे दी जाए जिनके बीच की वैल्यू का पता ना चले, जैसे मेरे पास में दे दिया 15 से 20, तब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमारे पास में 35 आ जाएंगे और 35 का ठीक आधा 17.5 होता है। तो कोई भी हो, इसके लिए माध्य मान जो है इन दोनों का योगफल बटे 2, यानी इन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लिखी जाती है। अब देखिए हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, अब एक छोटा सा होमवर्क सिर्फ आपके लिए। होमवर्क कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला यहां पर आएगा। अब कौन कौन, f और x जो है वह गुणा में आएंगे। यहां पर इनका योग करना है, सिग्मा f का यहां योग लिख देंगे, यहां मैंने लिख दिया योग। यहां पर आपके पास आएगा सिग्मा f का मान, यहां पर आपके पास आएगा सिग्मा fx का मान। सिग्मा f तो इन सबको जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर जो वैल्यू आ रही है वह कैसे आएगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हुए यहां लिखेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, यहां हमारे पास वैल्यू आएगी। लास्ट में जाकर के सिग्मा fx बटे सिग्मा f, इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना है। हम प्रत्येक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। हमें कम समय के अंदर हमारा पूरा ये जो चैप्टर है वो भी करना है। अगर हम प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक कैलकुलेशन को करते हुए चले तो वीडियो कम से कम जो है हमारे पास 4 से 5 घंटे का हो जाता है। आपको भी पता है कि हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, स्कूल टाइम में हम एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण लेके बात करते हैं, तब हमारे कितने दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा ये मोटिव यही है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से बनाया हुआ है। इसके अंदर वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाएंगे जितने प्रकार के प्रश्न एग्जाम के लिए बनते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न की चर्चा की जाए, ताकि आपका कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हमें तरीका डायरेक्ट सीधा ही दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आप पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं या फिर गणित से संबंधित कोई भी प्रश्न देखना चाहते हैं, कोई भी उदाहरण, कोई भी फॉर्मूला देखना चाहते हैं, तो पूरी किताब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पूरी किताब A to Z अपलोड की गई है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। ये जो वीडियोज आ रहे हैं, पूरे 16 वीडियो आएंगे हमारे पास में। ये 15 नंबर का वीडियो चल रहा है, 14 वीडियो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए हमारे पास में जैसे 15 हो चुके हैं, ये 16 नंबर चल रहा है। ये जो 16 नंबर का वीडियो चल रहा है, इससे पहले हमने देखिए 16 चैप्टर कर रखे हैं। आपको भी पता है, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो वीडियो में एक से बढ़कर के एक अच्छे प्रश्न लिए गए हैं आपके लिए। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को बहुत ही अच्छे प्रकार से गहराई के साथ समझाया गया है। उसी प्रकार ये वाला वीडियो भी आपके पास होने वाला है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास, इसका आंसर आपके पास आ चुका होगा। कई विद्यार्थियों ने आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है और बाकी के विद्यार्थी ऐसे जो हैं वो कमेंट में धीरे धीरे लिख रहे हैं। तो आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका रिजल्ट है उसमें बाधा डाल सके। जितना काम आप अच्छा कर रहे हैं, आपका रिजल्ट उससे भी शानदार होगा। रिजल्ट उससे भी शानदार होने वाला है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी बात को ध्यान में रखते हमें अपना कर्म करते जाना है। रिजल्ट अपने आप ही इतना शानदार होगा जैसा कि हमने सोच भी नहीं रहे, उससे भी शानदार होने वाला है। परंतु उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी पड़ेगी। हमें अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ करना है। प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने ये देख लिया, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं किया, ऐसा नहीं। हमारे पास जो भी आज का टाइम है उसको इतना बढ़िया प्रकार से यूटिलाइज करना है। देखो प्रत्येक प्रकार का जो प्रश्न है वो हमें देख करके जरूर जाना है। जितने पूरे साल भर के दौरान हमने पूरा पढ़ा है, पूरा लिख करके देखा है, आज की नाइट में हमें क्या करना है, मात्र प्रत्येक प्रश्न को सरसरी नजर से देख करके जाना है। कोई भी प्रश्न रहना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी ने ये पिछले दिनों में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है और उसको पता है, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, तो वह वाला चैप्टर की बजाय वह चैप्टर देखे जहां उसको समस्या आने की संभावना रहती है। तो देखिए मैं आगे की बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि आ रही है अब हमारे पास में, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से हल करते समय हमारे पास में 2 विधि आती है।
दो विधि में से एक तो आती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि आती है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी आती है पद विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। दोनों विधियां हमें आनी चाहिए, दोनों की दोनों विधियां हमें आनी चाहिए। हम दोनों में से किसी एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा जो आपके पास बचता है वह आपको स्वयं करना है। देखिए मैं बता देता हूं इन दोनों में क्या अंतर है। एक विधि में तो हमारे पास में u ज्ञात किया जाता है और एक में हमारे पास में d ज्ञात किया जाता है। बात करेंगे पूरे प्रश्न के दौरान किस प्रकार का प्रश्न होगा, किस प्रकार से पूछा जा सकता है। मध्य के अंदर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। जब हमें प्रश्न में दिया जाए कि मध्य ज्ञात करो तो मध्य के लिए कोई भी तरीका काम में ले सकते हैं जो हमारी इच्छा हो। उसके अलावा अगर प्रश्न में लिख दिया कल्पित मध्य विधि से हल करो, तब कल्पित मध्य में ये वाले दो हो गए, तब तक केवल मध्य दिया गया था तब हमने वो तरीका काम में लिया। अगर कल्पित मध्य नाम आया है तब हम इन दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हैं। इससे भी और आगे की बात करें तो हमारे पास अगर प्रश्न में आ जाए कि पद विचलन विधि, पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड से हल करो, तब हम ओनली फॉर यू वाला मेथड से हल करेंगे, जैसा अभी हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से हमारे पास में प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि वर्ग, ये हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया हुआ। देखिए हमारे पास में अंतराल दिया हुआ है इस प्रकार का कि 0 से लेकर के 10 और उसके बाद में 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, उसके बाद में 30 से 40, उसके ठीक बाद 40 से 50, 40 से 50 और उसके बाद में ये योग वाला हो जाएगा। इतना होने के बाद में क्या करेंगे, किस प्रकार से आंसर निकालेंगे, पूरा हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। वर्ग के साथ ही हमारे पास दूसरा जो कॉलम है वह इस प्रकार का दिया हुआ है कि जिसमें इसमें बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 13, 7, 4, 13, 7, 4। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें क्या करना होता है, कल्पित मध्य से हल करते समय मुझे मानना है, माना कल्पित मध्य, माना कल्पित मध्य। मैंने मान लिया कि कल्पित मध्य क्या होगा। अब मध्य किस प्रकार से माना जाएगा, किस वैल्यू को हमें मध्य मानना है, किस वैल्यू को हमें ए एज्यूम करना। ए होता है कल्पित मध्य, हम मानते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ए किसको मानते हैं वो भी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है उसकी बात करो, ये वाली। या मैं ऐसा कहूं लगभग इसकी मिड पॉइंट देख लो आप, जितने हमारे पास में दिए गए वैल्यू 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं तो इसकी मिड पॉइंट यानी ऊपर से 3 नंबर। अगर हमारे पास फिक्स 6 दिए हुए हैं तो 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के छोड़ दो, बाकी दोनों में से कोई भी ले लो, चाहे किसी प्रकार से कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। मैं यहाँ ऐसा कहता हूँ हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू के साथ में ये हमारे पास देखिए वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू इसलिए मैंने गोला कर रखा है, ये एक ही वैल्यू अब तक नहीं आई है। एक ही वैल्यू ज्ञात करने से पहले मुझे इसका माध्य मान यानी x का मान निकालना पड़ता है। x का मान हमारे पास अभी मैंने बताया था आपको माध्य मान कैसे निकाला जाता है। इन सब के बीच की वैल्यू लिखी जाएगी, इन सब को जोड़ो और 2 का भाग लगाते हैं, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट ही। देखिए मुझे यहाँ देखने पर ही पता चल रहा है कि मेरे पास में ऐसी कोई वैल्यू आने वाली है। देखिए सारा मैंने मान लिया, माना कल्पित माध्य इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो अब मैंने लिख दिया ये वाली वैल्यू है a का मान। यह वैल्यू क्या हो गई, a का मान। इसी प्रश्न में ऐसा भी दिया जा सकता था कि कल्पित माध्य 25 मानकर प्रश्न को हल करो, यानी ये वाली एक लाइन हमें लिखनी नहीं पड़ती है। अगर नहीं लिखा है प्रश्न में ऐसा तो हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य
25, ये हमारा इतना मान लिया। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में देखिए यहाँ निकालना होता है डी क्या होता है, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। डी होता है वैसे तो x माइनस ए, एक्स में से ए घटाते जाना, ए क्या है 25, जैसे 5 माइनस 25 यानी माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 यहाँ 0। सोचिएगा समझिएगा, मैं x में से घटा रहा हूं, f में से मत घटाना। 35 माइनस 25 मेरे पास में 10 बचेगा, 45 माइनस 25 मेरे पास में कितना बचेगा 20 बचेगा। ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू तो हमारे पास आ ही चुकी है। d की वैल्यू आने के बाद में अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हो यानी कि आप d वाले मेथड से हल कर रहे हो तब आपके पास होता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यानी a हमारे पास 25 दिया हुआ है, सिग्मा एफ डी उसमें तो सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते थे, यहाँ हम क्या करेंगे f को d से गुणा करेंगे, ये रहा f, ये d, x को मत कर देना, जो हमारे पास x दिया हुआ है उसको गुणा नहीं करना है, f गुणा d ये सब गुणा होते हुए जाएंगे। यहाँ पर ये बीच वाली जिसको हमने a माना था उसके सामने तो हमेशा 0 आने वाला है। अब इन सब को गुणा करेंगे, ये दोनों, इससे ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, नीचे वाली पॉजिटिव आती है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास माइनस का आएगा 230, प्लस का आता है 210, तो जो वैल्यू बड़ी आए माइनस की यहाँ पर बचती है तो माइनस का चिन्ह बचेगा, यहाँ माइनस की वैल्यू बचेगी। अगर ये वैल्यू बड़ी और ये छोटी है तो हमारे पास में प्लस की वैल्यू बचेगी, प्लस माइनस का भी ध्यान रखें। उसके बाद में हमें f का योग करना है, a प्लस सिग्मा एफ डी में f का भाग लगाएंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको a में जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस का हुआ था तब यहाँ माइनस हो जाएगा, उसमें घटा देंगे, अन्यथा जोड़ देंगे। अब देखो मैं आगे वाला जो तरीका है उसको भी बता देता हूँ आपको साथ ही साथ, ताकि दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं u वाला तरीका देख रहा हूँ, u से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। u निकालने का जो मेथड है वह इस प्रकार से है कि x माइनस ए अपॉन एच। अगर u निकाल रहे हो तो ये वाला आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि ये लिखो या नहीं लिखो। मेरे कहने का मतलब है ये लिखोगे तो फायदा होगा। कैसे, सुनिएगा। x माइनस ए का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे। इसकी जगह में डायरेक्ट लिख सकता हूं d, और जो d है उसकी वैल्यू हमने पहले ही लिखी हुई है सारी, उसमें भाग लगाना है मुझे। किसका भाग लगाना, h यानी इसका वर्ग अंतराल 10-10 का है। देख कितनी आसानी से हो रहा है। 20 में 2 का भाग लगाया, 10 का भाग लगाया 2 बार, 10 में भाग लगाया 1 बार, 0 का तो 0, 10 में भाग 1 बार, 20 में भाग 2 बार, इतनी बार भाग चला गया। इतनी बार भाग जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, सुनिए। मेरे पास ये वैल्यू भी आ गई, अब मुझे एक वैल्यू और चाहिए अभी तक। और कौन सी वैल्यू चाहिए उसकी भी बात करते हैं। और जो वैल्यू मुझे चाहिए वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आने वाली है, f गुणा u। ये हमारे पास सारी u की वैल्यू और ये f की वैल्यू ज्ञात करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। 6 गुणा 2 मेरे पास माइनस के 12 आ गए, 10 गुणा 1 मेरे पास माइनस का 10, ये मेरे पास 0, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। 7 गुणा 1, 4 गुणा 2, 7 और 8 मेरे पास 15, तो प्लस के हैं माइनस के मेरे पास में देखिए 22 है। जब इन यहाँ पर योगफल किया जाएगा सिग्मा एफ यू तो मेरे पास माइनस की वैल्यू बचेगी और माइनस का 7 बच गया मेरे पास। जो माइनस का 7 बच गया वो वैल्यू है हमारे पास सिग्मा एफ यू की। अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब मुझे ये भी पता है कि सिग्मा एफ को भी जोड़ना है। सिग्मा एफ जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखना होता है कुल यानी योग यानी टोटल जोड़ते हैं। 7 और 4 11, 11 और 13 हमारे पास 24 हो जाएंगे, 24 और 30 और 10 40 हो गए। ये हमारे पास योग आ गया 40। अब देखिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले पद विचलन विधि से। यहाँ हल करते समय ऊपर लिख देना पद विचलन विधि, और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मध्य बराबर मध्य x बार बराबर, यह होता है a प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ इंटू
h, गुणा में h आएगा और जहां h जो है वह क्या है, वर्ग अंतराल। h क्या है हमारे पास में, वर्ग अंतराल। h की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है। अब सारी वैल्यू इसमें लिख देते हैं। देखिए x बार बराबर a का मान हमने माना था 25, ये लिखा 25। सिग्मा f u की जगह मेरे पास माइनस का 7 आया, बट्टे में 40 और गुणा में 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 25 का तो 25, ये प्लस और माइनस मेरे पास माइनस हो गया। ऊपर बचा है 7 और इसमें भाग लगाना है 4 का। एक बार भाग मेरे पास पूरा पूरा जाता है, 4 बार भाग जाने से मेरे पास शेषफल बच गया 3। अब यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। अब देखिए मेरे पास 7 बार भाग जाता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.7। आप चाहें तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे 2 और यहाँ 5 और आ जाएगा। ठीक है, अब 25 में से आपको 1.75 घटाना है। 25 में से आपको कितना घटाना है, 1.75 घटाना है। तो देखिए घटाते हैं 25 में से, तो मेरे पास x बार जो है 25 में से 1 घटा 24, 24 में से भी हमने घटा लिया तो हमारे पास उत्तर आए 23.25। कितने आ गए, 23.25। ये हमारा माध्य है। जब हमें पूछा जाए कि पद विचलन विधि से हल करो, अगर एक पद विचलन विधि से पूछा तो दूसरा छोटा पूछ लेगा, क्योंकि ये हमें 4 नंबर का पूछ लेगा और वह दूसरा वाला जो पार्ट है वो उसमें कोई माध्य का वगैरह या बहुलक वगैरह पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यही एक मात्र है जिसमें हमारे पास टेबल जो है सबसे बड़ी बनाई जाती है। मेरा यही मानना है जब हम u से हल करते हैं या d से हल करते हैं तो u वाले तरीके यानी पद विचलन विधि में कैलकुलेशन कम होती है, क्योंकि अगर मैं ये देखिए d को f से गुणा करता तो वैल्यू मेरे पास कुछ बड़ी आती, जबकि मैं u निकाल लिया, मैंने d में भाग लगा दिया तब वैल्यू एकदम छोटी छोटी आई। ये भी मान कम है, ये भी मान कम है, सारे मान हम जो हमारे पास छोटे हो गए। ये हमारा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। आपका काम यही है कि a का प्रत्यक्ष विधि यानी d वाले विधि से हल करें, उसका आंसर निकाले। कितना आंसर आता है देखिए, किसी भी विधि से हल करो आंसर सेम आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने इस विधि से हल किया मेरे पास इतने आंसर आए, आपको दूसरी विधि से हल कर रहे हैं तो आपका दूसरा नहीं, आंसर सदैव सेम ही आने वाला है। तो हम आगे वाले प्रश्न पे बात करेंगे। हमारा जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। अब तक हमने जो माध्य है, जो मीन है, उसके सारे तरीके देख लिए हैं, चाहे औसत वाला तरीका हो, चाहे जब उसकी x और f की वैल्यू दी गई हो, जब उसमें कौन सी वर्ग अंतराल दिया गया हो, जब उसमें कल्पित माध्य से पूछा गया, सारे प्रकार के प्रश्न हमने देखे हैं। अब मैं बात करता हूं माध्यक। किसकी बात करता हूं, माध्यक की। हमारे पास जो माध्यक है यानी m यानी मेडियन, ये वाला, इसकी बात करेंगे। हमारे पास मेडियन किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, जब हमारे पास चर दिए गए हो, अलग अलग वैल्यूज दी गई हो, तब माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जब टेबल यानी बारंबारता सारणी दी गई हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया, पूरा का पूरा बहुत डिटेल के साथ देखने वाले बने रहिए हमारे साथ। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि दिया हुआ है हमारे पास में। अब हमारा जो प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्न चर मानों का, पहले चर दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक ज्ञात करो, ये हमारे पास लिखा हुआ है। और जो चर दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45 एंड 32। यह हमारे पास अलग अलग प्रकार के नंबर दिए हुए हैं। इन नंबरों के हिसाब से मुझे इसका माध्यक मेडियन यानी माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने से पहला काम इस प्रकार के प्रश्न में ये करना है कि इस प्रकार के जितने भी हमारे पास नंबर गिवन है उन सभी नंबरों को या तो आप आरोही क्रम में लिख लो या फिर आप
अवरोही क्रम में लिख लो। मैं यहाँ किसी भी एक क्रम में लिख रहा हूं, कोई भी एक क्रम लिख लो आप, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े के रूप में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे के रूप में। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, जो कि हमारे पास में 25 दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। उसके ठीक बाद मेरे पास में यहाँ 31 दिया हुआ है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा 31। 31 के यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 32, तो ये मैं 32 भी यहाँ लिख देता हूँ। 32 के बाद में मेरे पास लिखा है देखिए ये वाला 39, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। उससे पहले मेरे पास 37 भी लिखा है, ये 37, उसके बाद में 39 भी लिख दिया। अब मेरे पास 42 है, 43 है, 46 है। सबसे पहले 42 लिखा जाएगा, उसके बाद में 43 लिखा जाएगा, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब मेरे पास 45 यानी 45 लिखना है, ये भी। अब मेरे पास बच गया 46। अब देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितनी मेरे पास पदों की संख्या है उतनी लिख दो। पदों की संख्या जो मेरे पास में है वह मेरे पास में दी हुई है 9। n की वैल्यू मेरे पास में कितनी है? 9। सुनते ही एक बात सुनिए कि हमारे पास में जो माध्यक निकाला जाता है, जो मीडियन निकाली जाती है, उसका तरीका क्या है। जब हमारे पास 9 दिया गया हो, यानी यहां पदों की संख्या सम है, यहां पदों की संख्या सम है। देखिए यहां पदों की संख्या सम है या विषम है, उस पे आंसर चेंज होगा। आंसर तो चेंज नहीं होगा, मतलब उसका तरीका चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से? यहाँ पदों की संख्या विषम है हमारे पास में। देखिए पदों की संख्या कैसी है, अगर विषम हो, यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए 2 ऑप्शन बनते हैं हमारे पास में। यदि पदों की संख्या हमारे पास में कितनी हो, सम हो, विषम हो पहले, तो विषम के लिए बात करता हूँ। यदि विषम की बात की जाए तो विषम के लिए हमारे पास में माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2। वहां पद जो कि इसमें काम में आ रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि माध्यक, यहां हमारे पास इसके हिसाब से लिखा जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माध्यक। जो माध्यक है वह कितना आएगा? माध्यक यानी m बराबर कितना? n+1/2 वहां पद। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू मेरे पास में 9 है। 9 + 1/2 वहां पद। 9 + 1 यानी मेरे पास में 10/2 यानी 5 वहां पद। हमारे पास में देखिए शुरू से अगर देखा जाए तो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये मेरे पास में 5वां पद है। अतः माध्यक m बराबर 5वां पद कितना है? 39 है। इस प्रकार का हमें आंसर लिख करके आना। अब देखिए एक और सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूं आपको इसी का। आप सोचिए अगर आपको पदों की संख्या विषम है तो काम क्या करना है, सोचो। ये इसमें बता करके नहीं आना। जैसे मैं लिख देता हूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास ये नंबर दिए हुए हैं कुछ भी, इनका मुझे माध्यक पूछ लिया, तो सोचो पहले है कितने? 7 दिए हुए हैं, तो 3 तो इधर वाले छोड़ दो, 3 इधर वाले छोड़ दो, बराबर नंबर छोड़ने, बीच वाला जो आंसर है वही हमारा माध्यक होगा। अगर हमारे पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6, अब की बार केवल 6 नंबर है, तो इसमें से तो मैं देखिए 3 इधर से हटा दूं, 3 इधर से हटा दूं, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यानी बराबर संख्या हटानी है। 2 में इधर से हटा देता हूं, 2 में इधर से, यानी बीच में मेरे पास कितनी संख्याएं बच गई?
बीच में मेरे पास में 2 संख्याएं बच गई। कितनी संख्या बच गई? 2। अब 2 जो संख्याएं बच गई उनका क्या करेंगे? उनका कुछ ऐसा करना है कि उन दोनों को तो जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। 3 और 4 मिलकर के 7 हो जाएंगे। 7/2 यानी 3.5 यानी 3.5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसी प्रश्न में हमारे पास में एक पद और दे दिया गया होता, जैसे ये 47 आ गया तो हमारे पास पदों की संख्या 10 हो जाती। 10 होने के बाद 4 इधर से छोड़ देते, 4 उधर से छोड़ देते, कितना हो जाता? अब हमारे पास हो जाता ये बीच वाले 2 पद, इन दोनों को जोड़ते और हमारे पास में भाग किसका लगा देते? 2 का भाग लगा देते। वैल्यू कितनी आती? जो हमारे पास इन दोनों का योगफल करके 2 का भाग लगाने पर आती है। अब ये सीधा तो लिख नहीं सकते, इसके लिखने की ऐसा जो भी लिख रहे हैं इसका कारण तो होगा कुछ। अगर मेरे पास पदों की संख्या सम है तब हम कैसे लिखेंगे? विषम के लिए हमने ये फॉर्मूला बना दिया। अगर मेरे पास में सम दिए गए हो पदों की संख्या, अगर जैसे इसमें 10 दी गई थी, उसमें क्या करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है कि n/2 प्लस, जैसे अब की बार मेरे पास पद कितने? 10 का आधा यानी 5वां पद प्लस क्या करेंगे? n/2 प्लस 1 वां पद। कौन सा पद? ऊपर तो n/2 वां पद पूरा लिखता हूं, देखिएगा n/2 वां पद प्लस n+1 n/2 प्लस 1 वां पद बटे में 2। कैसे? एक 10 पद अगर दिए तो एक तो 10/2 यानी 5वां पद और एक 5 + 1 6वां पद बटे 2, यानी उन दोनों का योगफल जो है हमारे पास में योग करके 2 का भाग लग। इसमें तो n+1/2, इसमें n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद हमारे पास में आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास में जब बारंबारता सारणी दी गई हो तो किस प्रकार की वैल्यू निकाल ली जाती है उसकी भी हम बात करते हैं। सारणी देकर के जब माध्य पूछा जाएगा, जब हमारे पास मीडियन पूछी जाएगी तो एकदम इजी सा मैटर है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो देखिए हमारे पास में जो टेबल है, जो हमारे पास सारणी दी गई है वह कुछ इस प्रकार से गिवन है। ये वाला जो हमारे पास में टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के रूप में हमारे पास अंदर जो है एक तो वैल्यू होती है x की, दूसरी होती है उसके बारंबारता या फ्रीक्वेंसी f की। हमारे पास में जो है वैल्यू एकदम आसान वैल्यू दी हुई है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके अलावा 5 है, 6 है, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू दी गई है। उसके बाद एक कॉलम हम एक्स्ट्रा भी बनाया करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में इन सब की फ्रीक्वेंसी, इन सब की बारंबारता भी दी हुई है। बारंबारता है 10, 35, ये वाला 10, यहाँ हमारे पास आ गया 35, यहाँ हमारे पास में 27, 27 के बाद में हमारे पास 17, हमारे पास में 6, उसके बाद में 3, इसके बाद में 2। जब हमारे पास में माध्यक पूछा गया हो और हमारे पास में x तथा f दोनों की वैल्यू दी गई हो तो किस प्रकार से वैल्यू ज्ञात की जाती है बात करेंगे। तब हमें एक चीज़ निकालनी होती है, हमारे पास में निकाली जाएगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, अब देखिए हमारे पास संचयी बारंबारता CF, उसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। देखिए CF, अब CF होता क्या है पूरा अच्छे से समझते हैं। CF क्या होती है, किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। सबसे पहले ये जो 10 लिखा है इसको यहाँ लिख दो, ये वाला 10, ये लिख दिया हमने 10। अब यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत होगी। अब इनको तिरछा जोड़ते जाना, जैसे 10 में ये 35 जोड़ दो, मेरे पास यहाँ 45 हो जाएगा। 45 में 27 जोड़ दो, 45 और 7 52 और 20 72 हो जाएगा। ये वाला 72 में 7 जोड़ दिए 89, और ये वाले मेरे पास में संख्या बच गई, मेरे पास में 89 बचेगा। ये मैंने लिख दिया 89। अब 89 में जब 6 और जोड़ दोगे मेरे पास 95 हो जाएगा। ये मेरे पास 98 हो गया और ये हो गया 100। क्या किसी को भी दिक्कत है? करना क्या है सुनिए, एक बार वापस आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। रिपीट टेलीकास्ट भी यहाँ होता है, देखिएगा। यहाँ 10 का 10 लिखा, उसके बाद में देखिए यहाँ मैं चिन्ह करके बता रहा हूँ, वहाँ आपको चिन्ह करके नहीं आना है।
आपने इस 10 में ये जोड़ दिया 35, 45 हो गए। 45 में 27 जोड़े तो आपके पास कितने हो गए, ये वाली वैल्यू, ये जोड़ दिया आपने। इस प्रकार से सब के सब जोड़ते हुए गए, लास्ट में जाकर के आपके पास जो वैल्यू आती है 100, वही वैल्यू हमारे पास में सिग्मा एफ की होने वाली है। सिग्मा एफ को यहाँ एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। तो इन सब को जोड़ा है हमने तभी तो 100 आया है, तो हमारे पास 100। अब देखिए हमारे पास में n की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो बताइए n/2 बराबर 100/2 बराबर कितना होगा, 50। ये हमारे पास आ चुका। अब हमें क्या करना है, अब मुझे कुछ लिखना है, एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है, यहाँ n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ये 50 है तो 50 से देखो ये वैल्यू छोटी है, ये भी छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। n/2 यानी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बेहतर है, जिसके संगत x का मान, जो चर वैल्यू है उसका मान, इसके संगत x का मान कितना है, ये वाला रहा, जिसके संगत x का मान 2 है। इसलिए जो हमारे पास में माध्यक होगा, जो हमारे पास में मीडियन होगी, वह आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमें प्रश्न हल करना है। एकदम इजी सा है, कुछ नहीं करना, केवल और केवल हमें योगफल पे ध्यान रखना था। ये इस प्रकार से योगफल करते जाओ, और योगफल अगर हमारा सही है तो आंसर भी एकदम करेक्ट परफेक्ट आने वाला है। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया गया हो, और वर्ग अंतराल के रूप में हम किस प्रकार से माध्यक ज्ञात करते हैं, बात करेंगे। देखिए उससे पहले आपको छोटा सा क्वेश्चन लिख के देता हूं। देखिए आपकी छोटा सा प्रश्न है, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं, आपको एक होमवर्क के रूप में दिया जाता है। देखिए एक प्रश्न है जिसमें यहाँ लिखा हुआ जैसे 2, 3, 7, 9, 8, 12, 15। आपको 3 वैल्यू बतानी, फटाफट से बताइएगा कि इसमें माध्य क्या होगा। इसमें माध्यक क्या होगा, मैं दोनों चीजें बता चुका हूं, माध्य और माध्यक। एक चीज आपको एक्स्ट्रा पूछ लेता हूं, यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। इसमें बहुलक क्या होगा, ये आपको तीनों चीजें इस प्रश्न में पूछी गई है, माध्य, माध्यक और बहुलक। 3, 2, 3, 7, 9, 8, 12 और 15। आपको इन तीनों की वैल्यू बतानी है। जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सब का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जितना अच्छा काम करोगे, जितना ही अच्छा काम करोगे, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। यही दुआ है हमारी ऊपर वाले से। तो देखते हैं कौन कौन इसका परफेक्ट करेक्ट आंसर देता है। ये हमारा जो चैप्टर है पूरे 6 अंक लेकर के आने वाला है। तो हम देखिए माध्य जो था मीन, उसके हमने 5 तरीके देखे हैं। उन पांचों तरीकों में से हमने क्या किया, 5 तरीके देखे हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम माध्यक देख रहे हैं, जो हमारी मीडियन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जब हमारे पास चर दिए गए हो या जब उनकी बारंबारता दी गई हो, तब हमने देख लिया किस प्रकार से उनकी वैल्यू निकाली जाती है। अब हम इससे कुछ आगे जब बढ़ेंगे तब हमारे पास में वह वैल्यू निकाली जाएगी जब हमारे पास में क्या दिया गया हो, हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया गया हो। देखते हैं कितनों ने आंसर दिया है। जितनों ने भी आंसर दिया बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जब हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया गया हो और वर्ग अंतराल के अनुसार माध्यक मीडियन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। हमारा आज का ये नेक्स्ट प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार से कि माध्यक ज्ञात कीजिए यदि
हमारे पास में जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार की गिवन है। एक हमारे पास में देखिए वर्ग दिया गया है और इस वर्ग का अंतराल लिख देते हैं पहले तो, उसके बाद में हम बाकी की जो टेबल है वह भी कुछ इस प्रकार से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास इस प्रश्न में जो वर्ग अंतराल है वह दिया गया है जो इस प्रकार से है कि 0 से लेकर के 8, 8 से लेकर के 16, 16 से 24, उसके बाद में 24 से 32 और हमारे पास में 32 से 40, 40 से 48। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कोई भी प्रश्न दिया गया हो बाई चांस पहले उस बारंबारता बंटन में जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल के हमें एक जांच करनी है। देखना है, प्रश्न देखते ही समझ में आ जाएगा कि दिया गया बारंबारता जो बंटन है उसका वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है। हमारे पास बाकी सारे प्रश्न जो है वो सतत के ही हैं, एक हमारे पास में जो वर्ग अंतराल है उसमें सतत नहीं है। अगर सतत नहीं वाला आ जाए तो पहले हमें सतत बनाना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास दे दिया अगर 1 से लेकर के 5, आगे वाला 6 से लेकर के दे दिया हमारे पास में कुछ जैसे 9, आगे वाला इसे कंटिन्यू दे दिया जाएगा। इसमें क्या है कि जहाँ पर खत्म होता है वह वाला शुरू हो रहा है। 8 पे खत्म हुआ था 8 से शुरू, 16 पे खत्म है 16 से शुरू, 24 से खत्म 24 से शुरू। जब असतत आता है तो उसमें देखिए उससे आगे वाले नंबर से शुरू हो जाता है। तब इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा पीछे लेके आता हूँ। जैसे इसको मैं इस प्रकार से कर देता हूँ 0.5 से 5.5, आधा इससे आधा इधर, आधा पीछे आधा आगे, तो इसमें भी हमारे पास में आ जाएगा। देखिए आधा पीछे करेंगे तो 0.5, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9.5। ये हमारे पास जैसे इस प्रकार से था, ये भी आधा पीछे आएगा, जैसे यहाँ 9.5 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आगे वाली जो वैल्यू दी गई है 14.5 आती जाएगी। ये हमारे पास सतत और असतत वाला है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। एक ही प्रश्न है हमारे पास में, उस पर अगर आ जाए ना तो ध्यान रखना। अब हमारे पास में इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं हम। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वह कुछ इस प्रकार से हमारे पास में दी हुई है। देखिए कि पहले लिखा हुआ है 42, उसके बाद 30, उसके बाद 50, उसके बाद 22, 8, 5। ये हमने इसकी क्या लिख दी, बारंबारता लिख दी। अब मैं क्या लिखता हूं, देखिए माध्यक में मुझे पता है मुझे इसकी संचयी बारंबारता भी लिखनी होती है। अब इसकी संचयी बारंबारता बनाते हैं। इसकी संचयी जो बारंबारता है वह क्या होगी, ये 42 का 42 हम यहाँ लिख देते हैं, पहली वैल्यू सेम। अब हम इनको आगे से आगे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे पास में जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सी आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले 42 लिखा, 42 में अब 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास 42 और 30 मेरे पास 72 हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये मेरे पास 132 हो जाएगा, 134, ये 154 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ेंगे 162 हो जाएगा और ये मेरे पास 167 हो गया। और मुझे पता है ये वाला जो योगफल है वही इसका मान होता है सिग्मा एफ बराबर 167। और मैंने क्या बताया इस प्रश्न में, इस वैल्यू को कहते हैं एन की वैल्यू। देर यहाँ पर एन की वैल्यू 167 है, तो हमारे पास में n/2 की जो वैल्यू है 167/2 होने वाली है। इसका भाग इसमें पहले 8 बार जाता है, 16 हो गए। अब साथ में मेरे पास में 3 बार जाएगा और ये 83.5 हमारे पास आया। n/2 की वैल्यू हमने क्या सीखा था, हमारे पास में जो भी n/2 की वैल्यू आती है उस वैल्यू का करना क्या है उस पर बात करेंगे। ये वाली सारणी इसमें इतनी बनती है। जो हमारे पास टेबल वाला काम है ना, टेबल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बनती है किसमें, जो माध्य में, वो हमने सारे बना लिए, 5 तरीके उसने देख लिए। अब बस माध्यक जो है उसमें केवल और केवल संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है, चाहे x और f दिया हो चाहे वर्ग अंतराल दिया गया हो। जो बहुलक आएगा आगे उसमें हमें सारणी बनानी भी नहीं पड़ती है, जो हमारे पास टेबल दी जाती है उसी से काम चल जाता है। तो देखिए किस प्रकार से हमारे पास में ये वैल्यू आएगी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ n/2 यानी n/2 यानी 83.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 83.5 से बड़ी वाली बारंबारता 132 है, 132 है, जिसके संगत
जिसके संगत वर्ग अंतराल हमारे पास में कौन सा है, देखिए वर्ग अंतराल ये हमारे पास 16 से 24 है, 16 से 24 है। इतना सा काम लिखना है। हमने क्या लिखा था पहले वाले प्रश्न में, यदि जो हमारे पास CF बड़ी है उसके सामने वाला x की जो वैल्यू है वही हमारे पास में क्या होता था, हमारे पास माध्यक होता था। इसमें मुझे लिखना n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग अंतराल जो है हमारे पास माध्यक, ये वर्ग जो हमारे पास में दिया हुआ है, ये वाली जो चीज आई थी हमारे पास। अब ये तो आ गया, इसलिए ये जो वर्ग है इस वर्ग को कहते क्या है, इस वर्ग को कहते हैं माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग है हमारे पास 16 से 24। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि माध्यक बराबर मीडियन m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में हमारे पास में क्या आने वाला है, कोई बता सकता है? हमारे पास आएगा F और गुणा में उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो है वर्ग अंतराल आने वाला है। ये सारे क्या लिखे हुए हैं उनके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। L बराबर, देखिए पूरे नंबर चाहिए तो इसमें हमें टेबल तो बनाने नहीं है, काम एकदम छोटा छोटा, तो ये भी सारे क्या क्या है वो भी बता के आने हैं। L बराबर होता है माध्यक वर्ग जो हमने लिखा है उस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग में हमने दो वर्ड लिखे, दो संख्याएं लिखी है, कौन कौन सी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी ये छोटे वाली वैल्यू हमारे पास में 16 आएंगे, ये हमने लिख दिया 16। दूसरा उसमें हमने लिखा n/2, n/2 की वैल्यू हम पहले से ही बता चुके हैं, ठीक है, ये नहीं लिखना। संचयी बारंबारता CF, ये कौन सी संचयी बारंबारता लेनी है इतने में से, ये मुझे लेना है इस प्रकार से, जो मेरे पास में माध्यक वर्ग है, जो मेरे पास माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। यहाँ विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं, जो CF है उसका मान 132 ले लेते हैं और प्रश्न पूरा गलत हो जाता है, पूरे 3 नंबर खराब हो जाते हैं। हमें क्या करना है, जो संचयी बारंबारता है वो ये ऊपर वाली लेनी है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता जो हमारे पास में 72 दिया हुआ है, 132 नहीं लेना है, ध्यान रखें। अब बात करता हूँ F की। F हमारे पास में जो होता है वह है क्या होता है, उस पे भी बात करते हैं। जो हमारे पास में माध्यक वर्ग है उस माध्यक वर्ग की बारंबारता, उस माध्यक वर्ग की बारंबारता वह कितनी है, इस माध्यक वर्ग की बारंबारता मेरे पास में 50 दी हुई है, तो यहाँ लिख देता हूँ 50। अब मेरे पास गुणा में H भी है, H एकदम इजी सा है, आप सभी जानते हैं, इस सबसे ये वाला जो वर्ड है वो तो परिचित है, ये होता है वर्ग अंतराल। जो इन सब के बीच में गैप है वह कितने कितने का है, 8 का। तो सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, कितनी वैल्यू निकल के आती है, तो m बराबर L की जगह 16 प्लस n/2, n/2 की जगह मैंने बताया था अभी 83.5 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता बट्टे में उसकी बारंबारता और गुणा में उसका वर्ग अंतराल। यहाँ तो 16 का 16, जब इन दोनों का अंतर किया जाएगा तो हमारे पास 11.5 बचते हैं। कितने बचेंगे, 11.5 गुणा में 8 और बट्टे में कितना, 50। अब मैं क्या करता हूँ, मैं काम कर देता हूँ, इसमें 5 का भाग लगा देता हूँ। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, बात करते हैं। ये वाला इसमें तो जाएगा 5 का भाग 10 बार। ऊपर देखिए 5 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 2 बार, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पॉइंट, अब मेरे पास 15 में जाता है 23 बार, ठीक है। ऊपर आगे 2.3, 2.3 को 8 से गुणा करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं 8 गुणा 3 मेरे पास आ गया 24, ये पॉइंट का पॉइंट हासिल बच गए 2, 8 गुणा 2 16 और ये 2 वाले 18। इस पॉइंट में आया मेरे पास 18.4,
18.4, इस 10 की वजह से 1 पॉइंट इधर और सरक जाएगा, 16 प्लस 1.84 आया। जब इन दोनों को आपस में जोड़ लिया जाएगा तो 17.84 आ जाएगा और ये वैल्यू जो है m का है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न में हमारे पास अगर दिया गया हो कि उसकी ये वर्ग अंतराल इस प्रकार से है, बारंबारता ये है, तो पूरा ये हमें फॉर्मेट काम में लेते हुए चलना है। तो देखिए सबसे पहले हमने n/2 की वैल्यू निकाली। यहाँ n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है उसके संगत हमारे पास वर्ग अंतराल आता है, उसको हमने माध्यक वर्ग नाम दिया। उसके बाद ये वाली चीज़ें जो भी है वो हमें सारे लिख करके बतानी होती है ताकि इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और ये वाली वैल्यू निकाल लास्ट में लाकर क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यक बराबर ये वाली वैल्यू है। अब हम बात करते हैं इससे आगे कुछ। अब हमारे पास देखिए माध्य हो गया। अब हमारे पास में जो मोड है, जो हमारे पास में बहुलक है वो बचा हुआ है। बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसकी बात करते हैं हम। देखिए मैंने अभी आपको एक प्रश्न दिया था हल करने के लिए, संख्याएं लिखी गई थी और संख्याओं के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक। मैंने ये ऐसे ही नहीं दिया था ये प्रश्न। इसमें आपको जो चर दिए गए थे वह जो चर है वो आपको चेंज करके कोई भी प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि इन चरों के लिए माध्य, माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करो। 3 नंबर के लिए तीनों पॉइंट दिए जा सकते हैं। मैं कोई भी एक नंबर और लेकर के आपको बता देता हूँ। जैसे मैं माध्य और माध्यक आपको बता चुका हूँ, वह वापस नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल बहुलक बता रहा हूँ। मेरे पास में चाहे छोटे नंबर हो, बड़े नंबर हो, कम ज़्यादा कितने भी हो क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास ये वाला नंबर है और मुझे पूछ लिया बहुलक ज्ञात करो, मोड यानी z की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहली लाइन यहाँ लिख देना कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हुई है। वैसे रिपीट तो 3 भी हुआ है पर 3 केवल 2 बार आया है, 2 3 बार आया है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 2 की है, इसलिए बहुलक यानी मोड z बराबर 2 आंसर। इतना सा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की हेडेक नहीं। अगर यही प्रश्न हमारे पास ऐसा आ जाता कि हमारे पास अक्स और एफ दिए हुए 0 1 2 3 4, इन सब की फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ये वाला 3 बार आता है, ये वाला 2 बार आता है, ये वाला 5 बार आता है, ये 7 बार आता है, ये 9 बार आता है। अगर ऐसा प्रश्न देख करके पूछ लिया गया था बारंबारता ज्ञात करो, तो यही वाला काम लिखते। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 9 है, यानी है किसकी, यहाँ बारंबारता 4 की है, इसलिए बहुलक बराबर 4। ये सीधा सा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर होता है इसका। अब बात करते हैं हम, जब हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया जाता है तो बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो एक जो हमारे पास में बारंबारता सारणी है वह कुछ इस प्रकार की है। ये मेरे पास में कोई बारंबारता सारणी है। बहुलक जो पूछा जाए उस बहुलक में हमारे पास में जो टेबल है, सारणी जो है वह बनाने का काम होता ही नहीं है। जो हमारे पास में छोटी सी एक टेबल दी जाती है वह टेबल जो है वो आप वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल यानी इस आड़े तथा खड़े दोनों प्रकार में से कोई भी प्रकार से बना सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि 50 से 60। अब देखिए हमने अगर इस प्रकार से टेबल बनाई है तो हमारा जो वर्क है, जो काम है, जिसका आंसर है वो ठीक नीचे लिख दिया जाएगा। अगर हम इसको इस प्रकार से बना देते, खड़ा इसको ऊर्ध्वाधर बना देते, तब इसके साथ में लिख देते, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए मेरे पास इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ इस प्रकार से है 12 14 10 8 6। इतना सा प्रश्न है और इसमें जो सारणी है वो हमें कंप्लीट रूप में दी जाती है। इसमें हमें सारणी बनानी ही नहीं पड़ती है। अब देखो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी
एक लिखनी पड़ेगी आंसर की, यहां सर्वाधिक बारंबारता, जो हमारे पास बहुलक है, जो हमारे पास मोड है, वो पूरा डिपेंड किस पे करता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है, उस पे डिपेंड करता है हमारा। यहां सबसे अधिक बारंबारता 14 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30 है। देखिए कौन सी जो वैल्यू है इनमें सबसे बड़ी है, ये वाली। इसके संगत वर्ग अंतराल कौन सा, 20 से 30। और जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल को हम क्या कहेंगे, हमारे पास में जो बहुलक वर्ग है वह हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 से 30 तक, बहुलक वर्ग हो गया। अब मुझे बहुलक का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, चुंकी का निशान लगा के बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक यानी मोड जेड बराबर ये होता है एल प्लस। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसमें मेरे पास में ये होता है 2f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। क्या ऐसा ही होता है? इसमें मैंने एक फॉर्मूले में गलती करी है, कौन कौन बता सकता है कि गलती कौन सी है? ये बता देता हूं, या तो ऊपर वाले में 2 आएगा या नीचे वाले में आएगा, कौन सी जगह आएगा वो आपको बताना है। क्या मेरे पास फॉर्मूला सही है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या मेरा फॉर्मूला गलत है? दूसरा। तीसरा, ऊपर वाला आएगा या मेरे पास में नीचे वाला 2 आएगा? फटाफट से बताइए, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो L है वह क्या है, F0 क्या है, F1 हमारे पास क्या है, F2 हमारे पास में क्या है, उसके बाद में हमारे पास में H क्या है। ये दो 4-5 वैल्यू है जो हमने इसमें लिख रखी है, वो सारी क्या क्या है, कहाँ काम आने वाली है, सारी बात हम पूरी करेंगे। तब तक आप ये बताइए कि कौन सी वैल्यू जो इनमें से A, B और C में से करेक्ट है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आंसर देने में थोड़ी सी जल्दी किया करें, जो भी पूछा जाए फटाफट से लिख करके बताया करें। हमारे पास में मैंने इतना सा पूछा है, इन दोनों में से कौन सा 2 आएगा, कौन सा 2 नहीं आएगा। याद रखने के लिए आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताने वाला हूं और उससे आप आसानी से याद रख सकेंगे। देखिए, मुझे पता है इस F1 में से एक ही नंबर घटाया जा रहा है, F1 में से एक ही नंबर घटाया जा रहा है, तो यहाँ एक ही बार आएगा। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ तो F1 में से एक ही बार घटाया जा रहा था, एक ही। यहाँ F1 में से 2 नंबर घटाए जा रहे हैं, एक तो F0 भी घटाया जा रहा है, एक F2 भी घटाया जा रहा है। 2 नंबर घटाएंगे तो मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, आसान याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से फॉर्मूला क्रिएट नहीं हुआ है, मैं केवल ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। ये F1 में से एक नंबर घटाना है, इसलिए 1 गुणा में, यहाँ इसमें से 2 नंबर घटाना है, इसलिए गुणा में 2। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हमारे पास में ऑप्शन ए जो बोला गया था कि ऊपर वाला नहीं आएगा, नीचे वाला आ जाएगा, या फिर ऑप्शन में से ए बी सी जैसे भी बोला गया हो, आप ये देख लेना, ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हमारे पास ऊपर वाला 2 नहीं आएगा, नीचे वाला 2 आएगा। यहाँ पर मैं एल की वैल्यू लिखता हूँ। एल हमारे पास में यह होता है कि जो अभी मैंने लिखा है बहुलक वर्ग, उस बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, उसका छोटे वाला मान, बहुलक वर्ग 20 से 30 तक है, तो छोटे वाला मान कौन सा है? 20। अब बात करेंगे 3 हमारे पास में F लिखे हुए हैं। कितने F लिखे हुए हैं? 3 F लिखे हुए हैं। तीनों F में से अब हमारे पास पहले F0, F1 और F2 की बात करेंगे। ये मेरे पास में ये वाला बीच वाला वैल्यू है, ये हो जाएगा F1। इससे ठीक पहले हमारे पास में जो है वो F0 हो जाएगा और ये हमारे पास F2 हो जाएगा। अगर यहाँ इस प्रकार से बनाइए तो ऊपर मेरे पास में F0 आता है, बीच में F1 और नीचे F2, इसी प्रकार से आएगा। इस टेबल को अगर इस खड़ा ऊर्ध्वाधर बनाया जाए तो ये वैल्यू होगी। F0 होती है, लिखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए है सिर्फ। बहुलक वर्ग से
ठीक पूर्व की बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, यह होती है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये भी हो गया। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता। और H होता है वर्ग अंतराल। सारा का सारा लिखना है। लिखने का कारण भी हो गया हमारे पास, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास टेबल बनानी ही नहीं है। टेबल नहीं बनाना, केवल फॉर्मूला ही तो है। फॉर्मूले में अप्लाई जब करते हैं, फॉर्मूले की कौन सी वैल्यू क्या कहती है वो भी बताना है। पूर्व की बारंबारता अर्थात 12 की बारंबारता, यानी कि मेरे पास 14 लिखा हुआ है, और F2 जो है वो 10 लिखा हुआ है। सारी वैल्यू हमने लिख दी। सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए ये सारी वैल्यू जब फॉर्मूले में रखते हैं तो किस प्रकार से कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, बात करना शुरू करते हैं। Z बराबर L की जगह में लिखता हूँ 20 प्लस, उसके बाद F1 हमारे पास लिखा हुआ है 12 माइनस F1 कितना है, F1 हमारे पास में है 14 यानी 14 लिखा हुआ है, माइनस F0 ये 12 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 F2। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दोनों घटाने आगे पीछे कैसे भी आप घटा सकते हो। एक हमारे पास 12 है, एक हमारे पास 10 है, और जो वर्ग अंतराल हमारे पास सबके बीच में गैप है, वह गैप जो है वह सबका समान दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो मोड जेड है वो आ जाएगा ऐसा कि 20 प्लस, इसमें से इसको घटाया मेरे पास 2 आया, गुणा में मेरे पास ऊपर 10 लिखा हुआ है, ये 14 इंटू 2 मेरे पास 28 हो गए, और 28 में से मुझे घटाना ये वाला 22, ये भी घटा दिया। अब मेरे पास में नीचे बचेगा कि 20 प्लस ऊपर तो 2 गुणा 10, नीचे बच गया ओनली 6, इसका भाग इसमें जाता है 3 बार। अब यहाँ लिख देता हूँ 20 प्लस 3 का भाग 10 में गया तो 3.33 ऐसा कुछ आता जाएगा। तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है ये मोड Z की वैल्यू है। तो मैं यहाँ कहता हूँ Z बराबर 20 और 3 जो हमारे पास वैल्यू जोड़ करके आ गई वह आ गई 23.3। अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक यानी मोड Z बराबर 23.3। इतना सा काम हमें करना है, और ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाए। करना क्या था, सारणी हमें टेबल जो है वो बनाई हुई मिलेगी। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसका खड़ा भी बना सकते हैं, और इसके बाद भी यहाँ लिखना है बारंबारता ये सबसे ज़्यादा है इसलिए वर्ग अंतराल ये होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसमें कि F1 ये होता है, F0 ये होता है, F2 ये होता है, सारा बता दिया। सारी वैल्यू इसमें फुट अप कर दो, डायरेक्ट हमारा 3 नंबर का प्रश्न हल हो जाता है। इस प्रकार ये भी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न आपके लिए और करेंगे। अब कौन सा प्रश्न, वह अब हम हल करने वाले हैं भारित माध्य, व्हाट इज मीन। किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, सुनिएगा प्रश्न। किताब में भले ही प्रश्न ना हो पर हमें पेपर के लिए पूरी 100/100 तैयारी करके जानी है। कैसा प्रश्न आएगा, किस प्रकार का प्रश्न होता है। अक्सर स्कूलों में क्या है, वेटेज मीन जो भारित माध्य है वह नहीं पढ़ाया जाता है। फिर भी मैं एक बार आपके लिए बता देता हूँ कि ये भारित माध्य जो है उसमें से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, और उसका जो आंसर है वो हमें किस प्रकार से दे करके आना है। आपको तरीका आता है, जिसने अभी भारित माध्य पढ़ा है अच्छे प्रकार से समझ में आता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको एकदम इजी वे में समझ में आने वाला है, जिसने पढ़ा उसको एकदम वैसे क्लियर है, उसका रिवीजन हो जाएगा। अब देखो भारित माध्य वेटेज मीन जो है उसका प्रश्न मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, कोई भी प्रश्न हो सकता है, जरूरी नहीं कि कहीं से भी लिया जाए। प्रश्न ऐसा है, किसी एक विद्यार्थी के जो 3 टेस्ट लिए जाते हैं साल में, एक विद्यार्थी का प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कोई भी जैसे टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है हमारे पास में, टेस्ट हो सकता है या एग्जाम हो सकता है। एक मेरे पास में फर्स्ट टेस्ट होता है
एक मेरे पास में सेकेंड टेस्ट होता है, एक मेरे पास में थर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। एक मेरे पास में क्या होता है, हाफ ईयरली होती है, एक मेरे पास में एनुअल एग्जाम होता है। इतने मैंने लिख दिए अलग अलग प्रकार से, ठीक है। इसी के साथ आपको सब्जेक्ट भी दे दिए जाएंगे, कुछ नंबर भी दे दिए जाएंगे आपको, और उन नंबर के हिसाब से आपको भारित माध्य ज्ञात करना है, किस प्रकार से भारित माध्य उनका आने वाला है। आपको केवल ये वाला टेबल दिया जाएगा, इतना सा, ये वाला कॉलम, जो आगे वाले 2 कॉलम आपको बनाने पड़ते हैं। मैं यहाँ कुछ भी मान लेता हूँ कि उनको मिलने वाले जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि उनको इतने नंबर आए हैं। ये मेरे पास उनके जो नंबर है वह कुछ लिखे हुए हैं। किसी एक विद्यार्थी के किसी एक सत्र के दौरान पहले, दूसरे, तीसरे हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के दौरान ये वाले नंबर आए। यदि, अब सुनेगा प्रश्न यहां से शुरू होता है, इतना तो लिखा हुआ था, दिख रहा है। यदि तीनों टेस्टों का अंक भार समान था, तीनों टेस्टों का अंक भार समान था, जबकि हाफ ईयरली का जो अंक भार है वह टेस्टों की तुलना में दुगुना था। यदि इनका 1-1-1 है तो हाफ ईयरली का हमारे पास में डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये हम वेटेज की बात कर रहे हैं, इसके भार की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एफ यानी फ्रीक्वेंसी नहीं देखी जाती है, इसमें भार यानी डब्ल्यू देखा जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या था, यदि तीनों टेस्टों का अंक भार समान है तथा हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक भार टेस्टों की तुलना में दुगुना है। ये 40-40 नंबर के हुए थे, ये 80 नंबर का हुआ है, यानी ये इसका दुगुना है। तथा जो वार्षिक परीक्षा हुई एनुअल एग्जाम वह टेस्टों की तुलना में 3 गुना है। ये हमारा प्रश्न दिया जाता है। ये वाली लाइन भाषा के रूप में दी जाती है, वो हमें बनानी पड़ती है, और ऐसा प्रश्न बन गया। अब इसका भारित माध्य ज्ञात करना है। हमें पता है भारित माध्य जो है, क्या लिखा हमने, भारित माध्य। भारित माध्य का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सिग्मा WX बटे सिग्मा, देखिए W है, X भी है, X वैज से वह वैल्यू है, या नीचे आ जाएगा सिग्मा X। अब क्या करेंगे, इन सबको तो जोड़ेंगे, सॉरी बटे में सिग्मा W आएगा, है ना, मैंने उस गलती से ये लिख दिया। वह वैल्यू लिखी जाएगी जो हमारे पास भार दिया हुआ ना, वह वैल्यू। भारित माध्य हमारे पास W आ चुका है, X आ चुका है, यहाँ हमें लिखना होता है W इंटू X, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल करके आने वाली है। ये 25 का 25 हो गया, ये 27 हो गया, ये 30 हो गया, ये इसका डबल हो गया, इसका ट्रिपल करना है। 7 गुणा 3 21, हासिल का 1, 18 और 1 19, हासिल का 1, 3 और 1 4। अब क्या करेंगे, WX का भी योग कर लेंगे, W का भी योग कर लेंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे, हमारे पास भारित माध्य आ जाएगा। सेम टू सेम समांतर माध्य के जैसा है, परंतु ये वाली लाइन हमें भाषा के रूप में दी जाती है, जिसको हमें किस में चेंज करना होता है, इसको लैंग्वेज यानी गणितीय फॉर्म में लिखना होता है। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही ज्ञानदार होने वाला है। और आज का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 नंबर लाने का दम रखता है। अगर आप भी 6 नंबर लाने का दम रखते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिए। अगर आपने हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने 1 से लेकर अंत तक, यानी कि ये वाला चैप्टर हमारा 17 नंबर चैप्टर हो चुका है, 1 से लेकर हम चले थे, और इन सीरीज के दौरान ये 16 नंबर पार्ट है। इससे पहले 15 पार्ट हम कर चुके हैं। उन 15 पार्ट के दौरान 1 से 16 तक प्रश्नावली हमारी हो चुकी थी। ये हमारी प्रश्नावली नंबर 17 हो गई। शाम को ठीक 8 बजे हमारा चैप्टर नंबर 18 प्लस चैप्टर नंबर 19 प्रायिकता तथा रोड सेफ्टी स्टार्ट होगा, उसमें भी बने रहिएगा। मिलते हैं आज शाम 8 बजे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।